हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज है हमारा पॉलिटी का 9th चैप्टर, 6th क्लास की पॉलिटी का 9th चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे शहरी जीवन, यानी कि शहरी क्षेत्र में आजीविका कैसे अपने लोग दिन डेली के खर्चे और कैसे अपनी आजीविका चलाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने गाँव की आजीविका के बारे में पढ़ लिया है, अब हम शहरी जीवन की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिक आपको पता है पॉलिटी में क्या है, सबसे ज़्यादा स्टोरियाँ हैं, क्योंकि स्टोरी से ही आपको हर चीज़ को समझाया गया है। अब उस जो स्टोरी दी गई हैं, आप लोग अपने आप से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप लोग को लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टोरी है, क्वेश्चन इनसे कैसे बनेगा। तो वो क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, कैसे बनेंगे, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारी इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, तो प्लीज़ लाइक, ठीक है। तो बढ़ते हैं शहरी क्षेत्र में। क्या पढ़ेंगे? शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में क्या पढ़ना है, तो हम पहले ये देखेंगे। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। कितने शहर हैं भारत में? 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। 27 महानगर हैं। कितने महानगर हैं? 27 महानगर हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर हो जाते हैं, ठीक है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसी प्रत्येक महानगर में कितने 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? जो महानगर हैं उनमें 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलिए एक शहर में जाकर के देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं, यानी कि जो रोजगार है और कमाई का मौका है समान रूप से सभी को उपलब्ध है या नहीं है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना। मैं स्टोरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। सड़कों पर काम करना, ठीक है। सड़कों पर काम करना, एक मिनट कलर चेंज कर लूँ। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। एक लड़की है, वो कह रही है कि यह वह शहर है जहाँ पे कौन रहता है, उसकी मौसेरी बहन, यानी कि मौसी की लड़की वो बहन होती है, ठीक है। मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हमने तड़के ही घर से निकल गई और जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी क्या है, चहल पहल है। ये स्टोरी है। स्टोरी से कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं बताऊंगी। तो स्टोरी को हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। इसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है। जहाँ समझने वाली होगी वहाँ मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो सब्जी बेचने वाला रेड़ी टमाटर गाजर खीरे सजाने में व्यस्त था ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी और हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, लाल और पीला गुलाब खरीद लिया, ठीक है। फिर क्या देखा उसने, सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। क्या कर रहा था? अखबार। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। क्या गुजर रही थी? बसें गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल बच्चों से ठसाठस भरे थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ जो स्टोरी है ये बताना चाह रहा है कि सिटी में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से रोजगार होते हैं। जैसे कोई फूल बेचता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई बसेस चलाता है, कोई बाल काटता है। तो इस तरह के क्या है, ये रोजगार हैं जो कि सिटी में है, शहर में है, ठीक है। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन तथा चिमटी ले जा रही थी, ठीक है। तो एक औरत है, वो छोटी चीज़ें ले जा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें। भाई जिसके पास जितना पैसा है वैसे ही रोजगार करता है। उस औरत के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा तो उसने क्या किया, छोटी सी रेड़ी ली और उसमें चिमटी वगैरह रख के उसने बेचा। तो ये उसका क्या था, स्वरोजगार हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या देखा, वहीं दूसरा एक व्यक्ति घर बेचने के लिए साइकिल सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से कितना था, 2 किलोमीटर दूर था। तो ये चीज़ें चल रही थी। अब यही एक कहानी, बज्जू माझी एक रिक्शा वाला। बज्जू माझी एक रिक्शा वाला, तो बज्जू माझी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बज्जू माझी एक रिक्शा वाला, रिक्शा वाले से एक EMRS में क्वेश्चन आया था। एक छोटी सी स्टोरी दी थी, उस स्टोरी बेस पे हमें क्वेश्चन को टैकल करना था। तो स्टोरियों को आप हल्के में मत लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। वो कह रहा है कि मैं एक बिहार गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते थे। हमारे पास जमीन नहीं है। गांव में मिस्त्री गिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई होती है थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। कितने? काफ़ी साल
पहले की ये बात थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ। ग्राहक जहाँ भी जाना चाहते हैं उन्हें क्या करता है, वो वहाँ उन्हें छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10-30 रुपये तक देते हैं। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तब मैं घर यह काम नहीं कर पाता हूँ। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। भाई तबीयत ख़राब होगी, काम नहीं करेगा तो पैसे नहीं आ पाते, पैसे नहीं आएंगे तो कमाई नहीं होगी। ठीक है, मैंने अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें क्या होता है 100-150 रुपये खाने और किराए खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर में भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों पर मजदूरी करके थोड़ा बहुत पैसा कमा लेती है। तो शहरी जीवन, यानी कि शहर में वो लोग भी आते हैं जिन्हें क्या है, जिन्हें गांव में क्या है, सुविधाएं नहीं है, पैसे नहीं है। वो क्या करते हैं, गांव की खेती किसानी कर ली, उसके बाद क्या करते हैं, वो शहर आ जाते हैं क्या करने, कुछ पैसे कमाने, क्योंकि उनकी आजीविका नहीं चल पा रही है, वो कमा नहीं पा रहे। अब देखना, बज्जू मांझी का शहर क्यों आया था, बज्जू मांझी शहर क्यों आया था। देखो क्या पता इसी बार एग्जाम में आ जाए, स्टोरी से क्वेश्चन जरूर बनेगा। ये नए पैटर्न आया है क्वेश्चन का। जैसे कि स्टोरी हमने पढ़ी, अब इस स्टोरी से देखो क्वेश्चन बनाया उन्होंने कि बज्जू मांझी शहर क्यों आया था। 1 मिनट। तो स्टोरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको स्टोरियों पर ध्यान देना होगा और स्टोरियों से बने ये क्वेश्चन है जो उन पर ध्यान देना। तो बज्जू मांझी क्यों आया था यहाँ पर, आपको पता है क्यों आया था, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता है। किसी सब्जी बेचने वाले और ठेले बेचने से बात करिए और पता लगाइए कि वे काम कैसे करते हैं, तैयारी, खरीदना, बेचना। बच्चू को एक दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता था। क्यों सोचना पड़ता था, इन चीज़ों पर आप गौर करिएगा। ठीक है, तो बच्चू के बारे में पढ़ेंगे। क्या है, बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें क्या करते हैं, चीज़ें बेचते हैं और उनकी क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। क्या करें हैं, स्वरोजगार क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्वरोजगार जो खुद का रोजगार हो। मान लीजिए आप कपड़ा सिलती हैं, तो वो क्या है, आपका स्वयं का रोजगार है। आप घर पे ट्यूशन दे रही हैं, वो स्वरोजगार हो गया। बट आप अगर किसी स्कूल में पढ़ा रही हैं, दूसरे स्कूल में, तो वो आपका स्वरोजगार नहीं होता है, क्योंकि वो आप किसी के अंडर में काम कर रही हैं। जब किसी के अंडर में आप काम करती हैं तो वो आपका स्वरोजगार नहीं होता है। स्वरोजगार उसे कहते हैं जो खुद का रोजगार है, जिसमें आपको खुद ही तय करना है कितने समय हमें काम करना है, कितने समय हमें कौन सी चीज़ें बनानी है। तो ये स्वरोजगार क्या होगा, उसे हम स्वरोजगार कहते हैं। फिर क्या है, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना खुद ही संभालना पड़ता है। यानी कि स्वरोजगार मतलब जिसे दूसरा कोई व्यक्ति रोजगार ना दे, वो खुद ही उस चीज़ के मालिक हो, वो स्वरोजगार कहलाता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें और कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएं। देखो मैंने अभी बताया था कि स्वरोजगार क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वरोजगार से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये होता है क्या, आपका स्वरोजगार। तो इम्पोर्टेंट लाइन क्या हो गई, स्वरोजगार से क्वेश्चन बन सकता है। शहरी जीवन कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्वरोजगार इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। मैं मेन पॉइंट आपको मेन वर्ड बताती जाऊँगी, जिससे क्या क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कभी कभी टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बॉक्स पर कागज़ फैलाकर दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। मान लो कोई कागज़ का टुकड़ा मिल गया, उन्होंने फैला लिया और कुछ छोटे मोटे खिलौने रख लिया, कुछ चीज़ें रख लिया। वो भी क्या है, वो स्वरोजगार है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दुकानों में चीज़ें लगा सकें। तो अपना रोजगार चलाने के लिए वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही बना लेते। तिरपाल यानी कि पन्नी या प्लास्टिक का चढ़ा हुआ कोई कवर खंभे में तान लिया, उससे बना लिया। ठीक है, वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। यानी कि वो फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, उन्हें कभी भी दुकान हटाने को कह देते हैं। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं अक्सर क्या होती है, अक्सर घर पर वे उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वालों चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सड़कों पर खाना या नाश्ता
ठीक है। खाना नाश्ता ज़्यादातर बनाते हैं, पानी पूड़ी हो गया जो लड़कियों को बहुत पसंद है, तो पानी पूड़ी बनाते हैं, खाना नाश्ता बनाते हैं, समोसे बनाते हैं भाई सब, जलेबी, छोले भटूरे, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको गलियों में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। और अहमदाबाद के शहर में एक सर्वेक्षण में पाया, क्या पाया, ये क्या लिखी है लाइन, एक बार इस लाइन को पढ़ लेंगे क्योंकि हर चीज़ को पढ़ना है। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वे अपना घर भी चलाएं और अच्छे से रह सकें। तो उन्हें क्या करना होता है, मजबूरन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पैसे, क्योंकि रूम लेंगे तो क्या होगा, किराया लगेगा, पर उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें रोड पर यानी कि फुटपाथ पर रहना पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं, अहमदाबाद के एक सर्वे में पाया गया था कि 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। कितने? 12% लोग सड़कों पर काम करते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है अहमदाबाद के सर्वे में कितने प्रतिशत पाया गया कि कितने प्रतिशत लोग सड़कों पर काम करते हैं, तो वो 12% लोग हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। हमारे देश में कितने? हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए रुकावट की तरह देखा जाता है। जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें क्या कर रहे हैं, रुकावट की तरह देख रहे हैं। क्यों? लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि जो फुटपाथ पर चीज़ें थी इन पर रोक लगाई जा रही थी, पर किन्हीं लोगों ने, मतलब कई संस्थाएं हैं, उनके प्रयास से क्या हुआ कि उन्होंने आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में इन चीज़ों को देखा जाने लगा। किन चीज़ों को? जो लोग रेडी लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगाते हैं, तो वो क्या है, एक आजीविका कमाने का साधन है। जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं है बड़ी बड़ी दुकानों के या किसी चीज़ के लिए, तो वो जो ठेले लगा रहे हैं या कुछ चीज़ें सामान गली में बेच रहे हैं, तो वो एक क्या है, आजीविका का अधिकार के रूप में माना जाने लगा है। क्यों माने जाने लगा? क्योंकि कई संस्थानों ने इनका प्रयास किया। तो इस पर एक क्या हुआ था, इस पर एक केस भी चलाया था, ओल्गा टेलेस वर्सेस मुंबई करके उन्होंने केस चलाया था इनके लिए, जो स्ट्रीट पे दुकानें लगाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, इसको भी एक आजीविका के अधिकार में डाला जाना चाहिए। तो जो अगर क्वेश्चन बन जाता है गलियों में जो ठेले लगाते हैं या दुकानें लगाते हैं, उनको किस चीज़ में डाला गया है, तो वो आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जाने लगा है। तो जो एक केस था, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे जब आप अपर लेवल की तैयारी करेंगे। ओल्गा टेलेस वर्सेस मुंबई का ये केस था, उसमें ये चीज़ें की गई थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए क्या कर दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा कि यहाँ आप सामान अपना बेच सकते हो, यहाँ आप ठेले लगा सकते हो। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों के निर्णय लेती है। यानी कि या तो इनके लिए एक पर्टिकुलर एरिया फिक्स कर दिया जाएगा, ठीक है, या फिर इन्हें सभी जगह अलाउ कर दिया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश कर रही है सरकार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, बाजार में। तो अब ये लड़की है, ये लड़की बाजार के बारे में बताएगी। जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि दुकानों की कतार थी। एक कोने में दांतों का डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसी की बहन उनसे पहले से ही क्या कर लिया था, उन्होंने अपॉइंटमेंट ले लिया होगा, यानी कि समय ले लिया था, और हम वहाँ पहले पहुंच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। तो आपने जो अभी तक स्टोरी पढ़ी उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ ली आपने, जैसे कि स्वरोजगार क्या होता है, और जो ठेले लगाते हैं, गलियों में ठेले लगा रहे हैं या फुटपाथ पर दुकानें लगा रहे हैं, वो कौन सा अधिकार में आता है, वो आजीविका के अधिकार में आता है। अगर आप अपने आप से पढ़ते हैं एनसीईआरटी तो ये क्वेश्चन नहीं निकाल पाते, ठीक है। मैं ये नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, बस मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ कि क्योंकि जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पर पढ़ा था तो मुझे भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ी, उन चीज़ों को समझा, इधर से ढूंढा उधर से, जब वो चीज़ें मुझे समझ में आई। बट मैं नहीं चाहती कि आपका जो समय है, जो टाइम है, वो वेस्ट ना हो, क्योंकि सबके माँ बाप का सपना होता है, बच्चों का सपना होता है कि मेरे माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ें, बच्चे भी चाहते हैं, पर क्या होता है, गलत गाइडेंस,
और अच्छे सोर्स ना मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं बस अब जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, मैं नहीं चाहती कि और अदर स्टूडेंट ये चीज़ें फेस करें, इसलिए मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। लाइक शेयर के लिए इसलिए बोलती हूँ, अगर आप लाइक करोगे तो वीडियो इंगेज रहेगा और अदर लोगों के पास भी ये चीज़ें पहुँचेंगी, तो इसलिए मैं लाइक शेयर और कमेंट के लिए बोलती हूँ। कमेंट के लिए क्यों? क्योंकि आपका कमेंट आता है तो मुझे भी पढ़ाने में मन लगता है कि मेरे स्टूडेंट सीरियस हैं और वो हमसे पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि हमें थोड़ी देर बाद एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसे दांतों का परीक्षण किया और दांतों का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इस दर्द को सहन भी करना पड़ेगा। उसकी बहन की लड़की बोली। ठीक है, तो ये चीज़ें चल रही थी। ये क्या है? ये कहानी है। तो इस कहानी को अगर कहो तो मैं पूरा पढ़ देती हूँ, बस बेसिक ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम में 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहाँ लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। अब देखेंगे बड़ी दुकानों में, देखना यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगी। बड़ी दुकानों में हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। हरप्रीत कह रही है मेरे पहले और पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय, एक मिनट। हरप्रीत कह रही कि पहले जो मेरे पापा और चाचा थे वो एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे और फिर वो क्या करती थी, वो इतवार यानी कि संडे त्योहारों के समय और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। ठीक है, वंदना कौन है? वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। वंदना क्या है? वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाई यानी कि रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहा कि मैं कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर रखा जाए, जिससे क्या हो, जिससे लोग उन चीज़ों को खरीदें। ठीक है, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादा माल कहाँ से? मुंबई से। तो जो माल आता है दुकानों में मुंबई से, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान हम दिल्ली के पास के शहरों जैसे गुड़गांव है, नोएडा से भी ले लेते हैं। ठीक है, कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं, यानी कि कुछ कपड़े वो क्या करते हैं, विदेशों से भी मंगवाते हैं। ठीक है, इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में और सिनेमा में, टेलीविज़न, रेडियो पर क्या करते हैं, विज्ञापन निकालते हैं। तो आपको पता है जो दिखता है वो बिकता है। तो क्या करते हैं इन चीज़ों के लिए, वो सिनेमा हॉल या टेलीविज़न या कोई भी चीज़ हो जहाँ से बहुत से लोगों के पास उनकी चीज़ें पहुँचें, तो वो एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, ऐड निकलवाते हैं, जिससे कि उनकी चीज़ें लोगों को पता चलें और लोग वो चीज़ें खरीदें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी खरीद लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाजार बन गया, तब से हमारा व्यापार बढ़िया चल रहा है। हम एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी खरीद लिया। अब ये चीज़ें क्यों दी जा रही हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चों को? क्योंकि बच्चों के माइंड में रहता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। ठीक है, आप लोग माइंड डाइवर्ट मत करिएगा, बस मुझे समझाना है। तो क्या है, लोग सोचते हैं कि यही चीज़ें हैं, बस गवर्नमेंट जॉब कर लो, यही आजीविका का एक सीधा साधन है और कुछ नहीं है। तो लोग हर तरीके से अपने साधन, जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करते हैं, वो अपना ये चीज़ें करते हैं, दुकान खोलते हैं, शोरूम खोलते हैं, फैक्ट्रियाँ खोलते हैं। तो इन चीज़ों से भी अपनी आजीविका चलाते हैं। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं, ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी व्यापार खुद संभालते हैं। जो व्यापारी होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो अपना व्यापार खुद ही संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक के रूप में नौकरी पर रख लेते हैं। मान लो जैसे एक स्कूल है, उन्होंने स्कूल खोला, पर वो पढ़ाते नहीं हैं, वो स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, स्कूल में एक प्रिंसिपल रख लेंगे, टीचर्स रख लेंगे, मैनेजर रख लेंगे, जिससे कि वो चीज़ें क्या हो, अच्छे सुचारू रूप से चलती रहें। ऐसे ही वो कह रहा है कि ज़्यादातर व्यापारी क्या करते हैं, काम को खुद संभालते हैं, वो दूसरों की नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, खुद कई लोगों को मैनेजर और सहायक के रूप के तरह क्या करते हैं, उन्हें नौकरियां प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये चीज़ें अब देखना, वंदना, हरप्रीत की बड़ी दुकान, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये पक्की दुकानें हैं। कैसी है? ये पक्की दुकानें होती हैं जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। ध्यान से सुनना, पक्की दुकानें कौन होती हैं? जो नगर निगम से व्यापार करने की लाइसेंस होता है। अब ध्यान से सुनना, दुकानों के लिए लाइसेंस प्रोवाइड कौन कराता है?
तो वो आपकी हो जाती है नगर निगम। या व्यापार के लिए लाइसेंस कौन प्रोवाइड कराता है, तो वो हो जाएगी आपकी नगर निगम। ठीक है, नगर निगम यह निश्चित करता है कि साप्ताहिक में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आपने सुना होगा कि हर मार्केट सप्ताह में एक दिन बंद रहता है, तो वो सप्ताह में कौन से दिन कहाँ का मार्केट बंद रहेगा वो कौन निश्चित करती है, हमारी नगर निगम निश्चित करती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकान बुधवार को बंद रहती हैं। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर हैं, अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि सेवाएं देती है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब फैक्ट्री में, अब वो लड़की कहाँ गई, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री का जीवन हम जानेंगे। ठीक है, मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है। किसको जानती है, निर्मला को जानती है। अब भाई निर्मला कौन है, वो चीज़ को हम पढ़ेंगे। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी कमेंट के बिना मन नहीं लगता पढ़ाने में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो अपने कपड़े सिलने फैक्ट्री में काम करती है, यानी कपड़े की सिलाई की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और क्या पकड़ी, बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस क्या थी, बस उसकी भरी हुई थी। बस स्टॉप पर चढ़ते जा रहे थे लोग। क्या कर रहे थे, बस स्टॉप पर चढ़ते ही जा रहे थे, कोई उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर क्या हुआ, बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया, उसकी बहन ने कोने में खड़ा कर दिया। ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर क्या हुआ, फिर वो जब जैसे ही बस कहाँ पहुँची, फैक्ट्री जाना था उन्हें, तो लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गए। जान में जाना, यानी कि वो बस भरी थी तो वो कह रही नीचे उतर कर जान में जान आ गई। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे थे। मोड़ पे देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लगा कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटर पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट लेकर मोल तोल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रेट लेकर मोल तोल कर रहे थे। तो मेरी बहन ने समझाया ये क्या है, ये लेबर चौक है। क्या है, लेबर चौक है। लेबर चौक मतलब ये लोग क्या करते हैं, लेबरी का काम करते हैं। जैसे घर बनवाना हुआ, किसी का कुछ काम होता है, गड्ढे खुदवाना, या कोई भी काम हो, यानी कि ये मजदूर और मिस्त्री होते हैं जो यहाँ रहते हैं और लोग इनसे डील करते हैं और इन्हें अपने काम के लिए ले जाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मजदूर और मिस्त्री होते हैं। क्या होते हैं, मजदूर और मिस्त्री होते हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, और कुछ बोझा ढोने, यानी कि बोझा ढोने और ट्रक का सामान उतारने या चढ़ाने के काम भी करते हैं। ठीक है, कुछ टेलीफोन की लाइनें और कुछ पानी के पाइप खुदाई का काम करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। इन्हें क्या होता है, इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता है। ये हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। तो आप क्वेश्चन बनेगा, अनियमित मजदूर किसे कहते हैं। अनियमित मजदूर उसे कहते हैं जिन्हें नियमित मजदूरी नहीं मिलती या जिन्हें नियमित काम नहीं मिलता। मान लो आज काम मिल गया, कल उनके पास काम नहीं है, तो वो क्या हो गया, अनियमित काम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मैंने एक बार और इस चीज़ को आपको समझा दिया है, नियमित और अनियमित के बारे में। ध्यान से सुनना। ठीक है, हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग हैं। उनमें से ऐसा लग रहा था कि लोग कभी ना खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे। उन विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ है और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। जो कपड़े थे वो एक तरफ क्या कर रहे थे, तय करके लगाए जा रहे थे। तो ध्यान से सुनना, आपने नियमित मजदूरी के बारे में पढ़ा, स्वरोजगार के बारे में पढ़ा और व्यापार के बारे में पढ़ा। व्यापार के लिए क्या करते हैं, सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। मैं रिकॉल कराती जा रही हूँ जिससे कि आपको चीज़ें भूले ना। हमने निर्मला को एक ऐसी जगह पर पाया, वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर क्या करवा देगी, जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वह अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, नीदरलैंड जैसे लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। कहाँ के लिए, तो अमेरिका, एक मिनट, कहाँ के लिए, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लिए क्या करती है, कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है। निर्मला के ऊपर दिसंबर से अप्रैल के बीच काम का बोझ ज़्यादा हो जाता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। कितने दिन काम करती है वह, हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी का होता है तो वह उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के कितने मिलते हैं, 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के, यानी कि 200 रुपये तो जो उसकी सैलरी
सैलरी है 280 रुपये में वो मिलते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा काम होता है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा काम के भी उसे मिल जाते हैं। जून तक काम को ख़त्म हो जाता है तो फैक्ट्री इन दर्जियों से संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास कोई काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। ये भी क्या है, अनियमित, यानी कि मान लो साल में 5-6 महीने काम मिल जाता है और 2-3 महीने काम नहीं मिल रहा है, या 2 महीने काम मिला, 1 महीने नहीं मिला, फिर 2 महीने मिला, फिर 1 महीने नहीं मिला, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब अनियमित काम होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, अनियमित काम होते हैं। इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आता है नियमित और अनियमित से। ठीक है, इसलिए मैं इस पर जोर डाल रही हूँ। ठीक है, तो फिर जब मालिक को ज़रूरत होती है उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही निर्मला की नौकरियां स्थायी नहीं होती हैं। देखो मैंने बताया जो नौकरी है वो क्या स्थायी नहीं है, इनकी भी क्या अनियमित है। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उन्हें बचाव के लिए कुछ नहीं होता। ध्यान से सुनना, अगर अनियमित मजदूरी की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो क्या होती हैं कि वह क्या करते हैं, वह फैक्ट्री में शिकायत नहीं कर सकते। क्यों, अगर शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठीक है, उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार हो रहा है तो उसके बचाव के लिए भी कोई रूल या रेगुलेशन नहीं है उस कंपनी में। ठीक है, यानी कि अनियमित रोजगार में उन्हें बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कर्कों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात की क्या करते हैं, दिन रात की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे, 12-12 घंटे तक काम करते हैं और उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। ये है अनियमित मजदूरी। आपको क्या लगता है फैक्ट्रियाँ एक छोटे कारखानों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो मजदूरों को क्या करती हैं, कारखाने हैं, वो अनियमित रूप से क्यों रखते हैं बताओ? जिससे कि उनसे ज़्यादा काम करवा सकें और उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उन्हें अदर काम नहीं होता है उनके पास। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्नलिखित आधार पर विवरण करिए। तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दफ्तर में, अब वो कहाँ गई, दफ्तर में। दफ्तर के बारे में पढ़ेंगे। दफ्तर क्या है, दफ्तर में क्या है, मेरी मौसी सुधा विपणा प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिससे हम बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ क्या थी, बड़ी बड़ी इमारतें थीं। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं। बिस्कुट शहर के, ध्यान से पढ़ना, इससे भी क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा आगे बताती हूँ। बाहर एक फैक्ट्री बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन का काम निरीक्षण करती हैं जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। वे लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लाते हैं, उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी शहर को 6 भागों में बांट दिया है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती हैं। वे उनकी प्रगति रपट देखती हैं और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती हैं। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उनके पास सिलसिले से यात्राएं भी करनी पड़ती हैं, यानी कि जो चीज़ें चल रही हैं उनके लिए उन्हें यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। मौसी की नियमित तनख्वाह मिलती है। मौसी को क्या मिलती है, नियमित। अगर नियमित तनख्वाह मिलती है तो क्या है, उनकी नियमित मजदूरी, यानी कि नियमित काम करती हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह बिस्कुट की कंपनी की स्थायी कर्मचारी हैं। कैसी कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी हैं। फिर वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी और स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। क्या फायदे मिलते हैं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनता है, बुढ़ापे के लिए बचत, यानी कि बुढ़ापे के लिए बचत, यानी कि उन्हें क्या मिलती है, भविष्य के लिए क्या है, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य की निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी की सेवा निवृत्ति होने पर उन्हें मिलती है, यानी कि जो पेंशन मिलती है, पेंशन जो नियमित कर्मचारी होते हैं उन्हें क्या मिलती है, उन्हें पेंशन मिलती है। ठीक है, छुट्टियाँ मिलती हैं, यानी कि इतवार यानी कि संडे की छुट्टी, राष्ट्रीय त्योहारों की छुट्टी मिलती है और वार्षिक छुट्टी भी उन्हें मिलती है। फिर परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। क्या मिलती हैं, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं। जैसे कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए क्या करती है, इलाज का खर्चा भी उठाती है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि नियमित मजदूरी के क्या लाभ हैं और अनियमित मजदूरी के अनियमित मजदूरी में क्या असुविधाएँ हैं। तो ये चीज़ें आपको टैकल करनी होंगी। मैंने बता दिया नियमित मजदूरी में
है, पेंशन भी मिलती है, इलाज का खर्चा भी मिलता है, छुट्टियाँ भी मिलती हैं और नियमित तनख्वाह भी मिलती है और लंबे समय तक नौकरी बनी रहती है। और अनियमित में क्या होता है, अनियमित में ये होता है कि नौकरी का कोई ठिकाना नहीं होता है, कुछ काम के घंटे क्या होते हैं, काम के घंटे फिक्स नहीं होते हैं। अगर कोई शिकायत करता है तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई आर्गूमेंट होती है, बहस होती है, तो उस पर भी क्या होता है, उस पर भी कोई रूल या रेगुलेशन नहीं लाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, तो महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक, फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है। कॉल सेंटर कैसा दफ्तर है, केंद्रीकृत दफ्तर है, यानी कि कॉल सेंटर से बाहर फ़ोन किए जाते हैं, तो वो एक ऐसा केंद्रीकृत है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या से जुड़े सवाल संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरों में होते हैं। तो ये सीधी क्या है, कॉल सेंटर की जानकारियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे। तो वो जो मैंने बताया था कि नियमित मजदूरी में क्या क्या होता है, नियमित चीज़ें जो चलती हैं, तो वो क्या, तबीयत खराब होने पर कर्मचारी को बीमारी के दौरान भी छुट्टी मिलती है। अगर उन्हें क्या है, अगर कोई कर्मचारी बीमार है तो उन्हें छुट्टी मिलती है और उनकी तनख्वाह भी नहीं काटी जाती है, और अनियमित में उनकी तनख्वाह कट जाती है। ध्यान से सुनना। शहर में ऐसे कई कर्मचारी हैं जो दफ्तर, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहाँ उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम करते हैं, उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने क्या मिलती है, तनख्वाह मिलती है। क्या मिलती है, हर महीने उनको तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। ध्यान से सुनना, ये फायदा होता है नियमित मजदूरी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं, वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं है, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन में बनाए रखता है। तो ये चीज़ें थी शहरी जीवन की। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो इससे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो क्या क्या पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, शहरी जीवन में कौन कौन सी सुविधाएँ होती हैं। फिर हमने पढ़ा था क्या, स्वरोजगार। किसके बारे में पढ़ा था, स्वरोजगार। तो ध्यान से पढ़ना। 1 मिनट फॉन्ट साइज में बढ़ा दूं जिससे आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। तो मैं ये रिकॉल करवा रही हूँ जिससे कि पता चले कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने स्वरोजगार के बारे में पढ़ा। ठीक है, स्वरोजगार क्या होता है। ठीक है, फिर हमने अनियमित मजदूरी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अनियमित मजदूरी क्या होती है और नियमित मजदूरी क्या होती है, इनके बारे में मैंने बताया। नियमित काम या नियमित मजदूरी क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा। फिर हमने व्यापार क्या होता है, व्यापार के बारे में पढ़ा। तो व्यापार के लिए जो सर्टिफिकेट है वो कौन लागू करता है, व्यापार के लिए सर्टिफिकेट कौन लागू करता है, व्यापार के लिए सर्टिफिकेट आपका लागू करती है कौन, नगर पालिका। और मार्केट किस दिन बंद रहेगा, हफ्ते में 1 दिन बंद रहता है, वो कौन डिसाइड करता है, वो भी आपकी नगर पालिका करती है। यानी कि हमने नगर पालिका के बारे में 2 चीज़ें पढ़ी। नगर पालिका क्या करती है, व्यापारियों को सर्टिफिकेट देती है, व्यापारियों को सर्टिफिकेट देती है, और क्या करती है, और मार्केट बंद किस दिन रहेगा इस चीज़ पर भी वो नगर पालिका निर्णय लेती है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने सुविधाएं पढ़ी थी कि नियमित मजदूरी, नियमित काम की सुविधाएं और अनियमित काम की सुविधाओं के बारे में पढ़ा था। और एक चीज़ और पढ़ी थी, जो लोग ठेले लगाते हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं। ठीक है, फुटपाथ पर काम करते हैं तो उनको किस चीज़ में डाल दिया गया है, उसको भी जीवन के अधिकार के अंतर्गत लाया गया है। ये कब किया गया था, तो ये ओल्गा टेलिस वर्सेस मुंबई का एक केस चलाया गया था जिसमें इन चीज़ों को मान्यता दी गई है। तो इन चीज़ों के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो क्या होता है, पढ़ाने में मन लगता है और चीज़ों को टैकल करने में, उन्हें समझाने में भी मन लगता है। तो 6 क्लास की पॉलिटी आपकी फिनिश हो गई है और हिस्ट्री के शायद 2 चैप्टर बचे हैं, तो वो 2 चैप्टर भी मैं कवर करवा के फिर हम 7 की NCERT स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा। और सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।